हाय गाइस, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल मैंने आज ही ये चैनल शुरू करा है। मैं सुबह से ही इस चक्कर में डूब रहा था। सुबह से आज ये टाइम हो गया। सारा कुछ मैनेज करा है, तो मैं कुछ पढ़ाने की चाह में था बहुत दिन से, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा हो गया। चलो, तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा तो तीनों सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बट अब जो चलेगी मेरी दो सब्जेक्ट चलेंगी, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री, तीन चलेंगी हाँ। बट अभी दो दो ही चलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ मैं पढ़ाऊंगा बाद में, आप कमेंट में बता देना मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 1 को शुरू करते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले तो आती है, चलो ये सब शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल नया है और इसको जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बस यही है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के उसमें आता है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या है? तो स्थिर वैद्युत की सबसे पहले स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे, जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसी को स्थिर वैद्युत की कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत की हो गई। अब स्थिर वैद्युत की में दो पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। सबसे पहले इन दो चैप्टर जो है उसमें हमारा आवेश नियत रहेगा, मतलब हमारा आवेश कोई भी गति नहीं करेगा, वो एक ही मतलब नियत ही रहेगा वो। उसी को हम सबसे पहले चैप्टर उसमें है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं आवेश क्या है। तो आवेश, ये रहा हेडिंग लगाओ, आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, मतलब आवेश कहता है कि आवेश के पास वह गुणधर्म है, गुण है, जो जिसके कारण वह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। फर्स्ट विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम आवेश कहते हैं। सिंपल, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आवेश की बस यही है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वो उत्पन्न कब करता है? जब आवेश कोई नियत गति से चल रहा हो तो वह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। सबसे पहला होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश हमारा नियत है तो खाली वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते। इसका मैटर आगे करेंगे। सबसे पहले हम आवेश की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये अपनी हेडिंग में लगा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला, अब इसको कैसा समझा जा सकता है? जैसे कि द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमें द्रव्यमान है तो हम किस एक बल का अनुभव करते हैं, वो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। और वैसे ही जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास भी अपना द्रव्यमान है, तो वो भी पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही सामना करती है। वैसे ही सेम वो आवेश होता है, आवेश भी अपना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैसे ही द्रव्यमान जो है हम पे, जैसे हमें द्रव्यमान है तो पृथ्वी हम पे गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करती है, हम करते हैं मतलब पृथ्वी के ऊपर। तो यही है। और चलिए आगे चलते हैं। उससे अगली हेडिंग है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, इससे अगली हेडिंग है आवेश से अगली हेडिंग आवेश संकल्पना। तो आवेश संकल्पना को समझेंगे हम सोडियम से। सोडियम Na जो एक इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसमें 11 होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 281। वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन पूरा करे जब यहाँ 8 होगा, और या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दे तो उसका वो हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है और उससे क्या बनाता है, Na+। मतलब इस बात पे गौर करो कि इलेक्ट्रॉन एक दान कर रहा है तो उस पे क्या आ रहा है, धनावेश।
सॉरी राइटिंग अभी ऐसी रहेगी कुछ दिन। धनावेश, धनावेश आ रहा है। और ऐसे ही हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,8,7। तो क्लोरीन या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को दान करे। क्लोरीन क्या करता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन दान तो करता नहीं है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से उसने दे दिया था वो उसी को ले लेता है और वो अपना एक स्टेप पूरा कर लेता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणावेश। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और वो बना लिया ऋणावेश। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चलो। अच्छा, आपने यहाँ पे गौर किया कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? तो प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं जाती कि जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, मतलब कि वो 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब उसका भार इतना ज्यादा उससे गुना होता है। इस वजह से वो एक, जैसे कक्षाओं में होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ऐसे ही वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा सकता प्रोटॉन, क्योंकि उसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना गुना होता है। इस वजह से प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। हानि का मतलब जैसे मैंने बताया था, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो उस पर क्या आ जाता है, एक Na+ आ जाता है, इसी वजह से उस पर धनावेश आ जाता है। तो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धनावेश कहा जाता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो इसे ऋणावेश कहा जाता है। ऋणावेश क्यों कहा जाता है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या था, उसका वो होता है 17 होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 287, 2.8.7। तो जो 7 होता है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ग्रहण कर ले तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन की जो वृद्धि होती है इसे ऋणावेश ऋणावेश कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने पे ग्रहण कर लेता है, इस वजह से उस पर ऋणावेश आ जाता है। इसी से ही मतलब आवेश की संकल्पना कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन से उत्पन्न हुए थे, एक तो धनावेश जो इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है, और एक ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से आता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब क्या होता है कि जैसे कि 2 आवेश होते हैं, अगर 2 आवेश हमने ले लिए प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 2 प्लस प्लस और 2 माइनस माइनस क्या करेंगे, इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। और इनके बीच, और प्लस और माइनस इनके बीच होता है आकर्षण, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है मतलब इनके बीच, ठीक है। प्रतिकर्षण और आकर्षण, प्लस माइनस के बीच आकर्षण, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण। तो ये होते हैं सजातीय आवेश और ये हो जाते हैं विजातीय आवेश। मतलब 2 समान समान आवेश को हम सजातीय आवेश कहते हैं, और 2 असमान, जैसे होता है ना गांव में जातियों के, जैसे वो उस जाति का है, इससे ये इस जाति का है, तो वैसे ही सेम इसमें होता है
ये दोनों समान जाति के हैं तो सजाति हो गए, और ये दोनों अलग अलग उनके हैं तो ये विजाति हो गए। तो ये हमारे आवेश हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था, जैसे किसी वस्तु को कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर आता है ऋणावेश, और कोई इलेक्ट्रॉन की मतलब हानि करता है तो उस पर आता है धनावेश। तो हम क्या करते हैं, ये एक वस्तु है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। एक उदासीन वस्तु में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल बात है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो उदासीन होती है। तो ये उदासीन है अभी। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन की देते हैं, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब उससे पहले देखो क्या था, मैंने उससे पहले समझा था सोडियम Na क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि अब Cl होता है, उसको वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और उस पर क्या होता है Cl माइनस आ जाता है, ठीक है। वैसे ही ऐसे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, तो इस पे क्या आ जाएगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना उतने से बढ़ जाएगा। जैसे कि एक आवेश होता है, वैसे ही अब इस वस्तु में हमने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे क्या आ गया, एक इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। सिंपल बात है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और n देंगे तो यहाँ n आ जाएगा। सिंपल बात है। तो और ये तो कंडीशन फर्स्ट थी, और कंडीशन सेकंड, अब जैसे क्या करते हैं हम, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इस पे क्या आएगा, सिंपल बात है, वो आएगा, कमी से क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा। तो ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वही यहाँ आ जाएगा, वो प्लस में आएगा, ये माइनस में आ रहा था इसका मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इसी वजह से इस पे प्लस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, इसी वजह से। और तुम आगे समझ जाओगे, जैसे कि आवेश को क्वांटिमीकरण, इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है वो तो पता ही चल रहा है। तो पूर्ण गुणज होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे कि वो तुम्हें न्यूमेरिकल जो आता है उसमें सब कुछ दिया होता है कि हमें कौन सा मान क्या लेना है, तो n का मान जो होता है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, बस क्या होता है, तो मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ये बात है। जैसे होता है ना 1/2 3/4, जैसे ऐसे ये सब नहीं हो सकता, बस बाकी सब हो सकता है। तो n क्या हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो चलते फिरते रहते हैं, जैसे कि हम इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उस पर माइनस आ रहा है, निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, वैसे ये सिंपल और कुछ नहीं है। Q आपको पता ही है आवेश है, और n इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, वही सिंपल और कुछ नहीं है। बस इसको क्या करना है ध्यान से, पहले हेडिंग तो हमने पढ़ी थी स्थिर वैद्युत की, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर 2 पार्ट आए थे हमारे। एक तो फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा विभव विभवांतर एवं संधारित्र। सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे हम आवेश एवं विद्युत क्षेत्र था, उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ा था आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्यों दी जाती है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, क्योंकि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए दी जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, प्रोटॉनों का करता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। फिर उसके बाद कि हमारी आवेश का क्वांटिमीकरण,
ये तीसरी हेडिंग थी, उसमें क्या बताया था मैंने कि आवेश कोई वस्तु है, जैसे ही NaCl थी, जैसे कि वो था, उस पर ऋणावेश धनावेश कैसा आता है ये आपको पता ही है। और ये हमारी एक वस्तु थी, इसमें हमने अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर ऋणावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी करिए तो उस पर धनावेश आएगा, सिंपल है। तो ऐसे आवेश को क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी यही कहता है कि आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवेश पूर्ण गुणज होता है, मतलब क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर Ne। ये हम तुम्हें याद करना है, क्योंकि ये हमारा जो न्यूमेरिकल होते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये हमारा। n मैंने बता दिया, n स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमें न्यूमेरिकल में दी गई होगी, और E का मान हमें पता ही होता है, सिंपल। और जो भी पूछ रहा हो उसी हिसाब से आपको लगा देनी, सिंपल, कुछ नहीं है। चलो अगली हेडिंग को करते हैं, बंद कर दे। तो अगली हेडिंग है आवेश के मात्रक। हेडिंग क्या है, ये तो नॉर्मली बात बताने की होती है। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक क्या होता है, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, शायद 10th क्लास में, या 10th क्लास में था ना, आवेश बट्टा समय विद्युत धारा, ये फॉर्मूला था, है ना, था ना। Q बराबर, सॉरी, I बराबर Q अपॉन T, ये फॉर्मूला था। तो हम क्या करें, आवेश का मात्रक निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू समय। अब विद्युत धारा का तो, अब इसमें विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो पता ही होता है ना, एम्पियर, तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा को होता है एम्पियर, और इसका होता है सेकंड, ठीक है, विद्युत धारा सेकंड। तो समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे कुलाम, उन्होंने दिया था, उन्होंने ही बताया था कि ये आवेश का मात्रक होता है। तो इससे बना था हमारा कुलाम, इसी को कहते हैं हम एम्पियर इनटू सेकंड, को ही हम कहते हैं कुलाम। तो आवेश का मात्रक एक तो हो गया कुलाम, ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कोई पूछे तो कुलाम, और उसमें क्या बोलते हैं सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, और एक इसका सबसे बड़ा मात्रक भी होता है, वो बताऊंगा तुम्हें। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है ना। हाँ, और वन स्टेट कूलम बराबर होता है तुम्हारा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ये सिंपल। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये फेरेड होता है, इसका फेरेड नहीं, उससे फेरेड ही बोलते हैं वैसे, फेराइडे भी बोल देते हैं, कहीं कहीं बुकों में फेराइडे भी लिखा है, बट मैंने तो फेरेड पढ़ा है और फेराइडे भी पढ़ा है कई जगह। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरेड फेरेड होता है। तो 1 फेरेड बराबर क्या होता है, 96500 कूलम। ये इस वैल्यू को याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आती है, इसमें भी पूछी जाएगी, और ये केमिस्ट्री में ज्यादा पूछी जाती है, और इसमें भी पूछी जाएगी फेरेड क्या होता है। तो याद रखना 96500 कूलम बराबर होता है, 1 फेरेड बराबर होता है। तो
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है सीजीएस में स्टेट कूलम और एसआई में कूलम, सिंपल। तो इसका एक और होता है आवेश का एक और मात्रक होता है, उसकी कोई मुझे खास जरूरत है नहीं, वो मुझे भी याद नहीं है। इसका एक और मात्रक है शायद, हाँ। तो ये आपको तैयार करना है। और अगली हेडिंग, आवेश के अन्यमात्रक भी होते हैं। तो आवेश के अन्यमात्रक भी होते हैं जैसे कि माइक्रो, नैनो, पिको, मिली। ये भी हमें न्यूमेरिकल में ही दिए होते हैं, बस इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सिंपल हम उसी तरीके से इनको लगा देते हैं। तो वो आवेश के ही मात्रक होते हैं। ये किसी के आगे, ये जरूरी नहीं है कि आवेश का आगे दे सकता है, किसी के भी आगे दे सकता है। जैसे कि 1 माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो की वैल्यू जैसे ये होगी, माइक्रो की 10⁻⁻19, और फैरेड की वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है 96500 कूलम। तो ऐसे होता है, इनकी सबकी किसी के साथ भी आ सकती है, ये मिली, पिको, नैनो, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, 10⁻⁻3, ऐसे ही किसी के सामने भी दे सकता है। बस ये इतना याद रखना है कि दे किसके साथ रखा है। अगर ये दे रखा है जैसे कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रो, कुछ भी दे सकता है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इंटू 1 6, एक इलेक्ट्रॉन का कितना 16, 16 इंटू 10⁻⁻19, और माइक्रो की वैल्यू तुम्हें रख देनी है यहाँ से, सिंपल। और इसको ये कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है ये। बस हमें सब कुछ, जैसे कि हमें शुरू में स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, कहीं से कहीं कुछ भी कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से नहीं चलना है। एक जैसे होता है ना, गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, उसी हिसाब से। ऐसे नहीं है कि एकदम, फिर तो मामला खराब हो जाता है। इसी हिसाब से हमें एक चैप्टर होता है तो उसको हेडिंग वाइज हेडिंग कैसे चलना है, और हेडिंग वाइज हेडिंग, चलो एडवाइस नहीं देगा मैं, जैसे आप बोलो वैसे पढ़ लेना, बट हाँ जैसे मैं तैयार करा रहा हूँ वैसे कर लो, तो ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अब बचे ही इतने 2 महीने बचे हैं, उसमें आप क्या क्या तैयारी करोगे। इसलिए मैं शॉर्ट में जो भी तुम्हें कुछ करा रहा हूँ उसको सबको कर लो, पेपर में 100% फंसेगा। ना फंसे तो बताना, जो पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ लो। तो आवेश संरक्षण का नियम, अगली हेडिंग है हमारी आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। अतः आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। क्यों? आवेश को उत्पन्न थोड़ी ना किया जा सकता और नहीं उसे नष्ट किया जा सकता, सिंपल। ये तो आवेश, जैसे मैंने बहुत सी डेफिनेशन देखी है, उनमें क्या होता है कि ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। जैसे ही द्रव्यमान की भी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो भी यही कहता है। ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। अतः आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना, बस कुछ नहीं है। ये पूछ ली जाती है कभी कभार, 1 नंबर का क्वेश्चन में भी आती है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो सिंपल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। वैसे पूछ ली जाती है, और कभी कभी आ भी जाती है, थोड़ा हमें स्टैंडर्ड तरीके से लिखना पड़ता है, वैसे ही ऐसे लिख दो कुछ। इसका एक उदाहरण भी है आवेश संरक्षण का, जैसे इन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था वो उदाहरण, उन्होंने एक प्रैक्टिकल करा था। जैसे कि कांच की छड़ होती है ना, कांच की छड़, सिंपल कोई भी कांच की छड़ हो, तो उसे ना रेशम से रगड़ना, तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है ना उतना ऋणावेश उस पे आ जाता है। कांच की छड़ पे अगर रेशम से हम रगड़ते हैं उसे, तो उस पे कांच की छड़ पे धनावेश आता है और रेशम पे ऋणावेश आ जाता है। इसी का एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में जैसे आप लिखो तो उसे लिख देना एग्जांपल में कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋणावेश रेशम पे आ जाता है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अगर थ्योरी टाइप से भी पूछ लिया जाता है आवेश संरक्षण का नियम, तो उसी टाइप से लिख देना। बस क्या है, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए एग्जांपल और लिख देना, तो और भी अच्छा बेटर रहेगा। बाकी यही है। और
तो इसमें अगली हेडिंग है आवेशन। आवेशन, आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रम को ही आवेशन कहते हैं। सिंपल है यार, कुछ ना है। आवेशन क्या है? जैसे किसी वस्तु को हमने आवेश दे दिया और उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, सिंपल, वही आवेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रम को आवेशन कहते हैं। बस इतना लिख देना, कुछ नहीं है। आवेशन अगर पूछे भी तो आवेशन क्या है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने के ही प्रक्रम को ही हम आवेशन कहते हैं। ये 3 तरीके से होता है आवेशन। कैसे? एक तो होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहली हेडिंग है हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहता है? जैसे कि कोई हमने 2 वस्तु ली, ठीक है ना, जैसे मैंने उसमें बताया था तुम्हें आवेशन के नियम में कि जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पे धन आवेश आ जाता है कांच पे, और रेशम पे ऋण आवेश आ जाता है। सेम उसी में ये घर्षण द्वारा आवेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, हम 2 वस्तुओं को जैसे ही आपस में रगड़ते हैं, 2 वस्तु ली हमने, उनको आपस में रगड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उसमें स्थानांतरण होता है। जैसे कि उसमें क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन में, जैसे कि किसी वस्तु को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही घर्षण कहलाता है। जैसे कि किसी में वस्तु का इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो गई तो उस पर ऋणावेश आ गया, इसमें किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की मतलब हानि हो गई तो उस पर ऋणावेश आ गया। घर्षण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन स्क्रीन पर है। तो इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रगड़ते हैं एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उन्हें ऋणावेश, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उन्हें धनावेश। तो धनावेश और ऋणावेश कैसा आता है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। वो ग्रहण करने पे आता है ऋणावेश, और हानि हो जिसमें से मतलब इसमें से निकाल दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उस पे आ जाता है हमारा धनावेश। सिंपल है। तो अगली हेडिंग थी हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। हो गया ना क्लियर? देखो घर्षण द्वारा आवेशन में कुछ नहीं करना है, बस डेफिनेशन में ये दिमाग से सोचना है कि ये कह क्या रही है। इस प्रक्रिया में मतलब घर्षण द्वारा आवेशन वाली प्रक्रिया में 2 वस्तुएं होती हैं, उन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं। वो दोनों वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने तुम्हें फॉर एग्जांपल भी दिया था, आवेश संरक्षण के नियम में भी बताया था, वही एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। तो जैसे कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। भाई एक वस्तु है, दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उन्हें ऋणावेश, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उन्हें धनावेश कहते हैं। सिंपल, क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो अगली हेडिंग थी हमारी चालन द्वारा आवेशन। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। कुछ नहीं है यार, अगली हेडिंग थी हमारी चालन द्वारा आवेशन। उसमें भी कुछ नहीं है, बस 2 गोले होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, बस डिटेल में आप देखिए जरा। अगली हेडिंग हमने डाल दी है चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या है, इसमें एक हमारी आवेशित वस्तु होती है और एक अनावेशित वस्तु होती है। मतलब ये हमारी मान लो ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। मतलब ये इसमें आवेश है,
और ये भी आवेशित है, मतलब ये पर उदासीन है, कहना ना उदासीन है ये। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, बस ये इसमें हमने आवेश पहले से दे रखा है, और उसमें जैसे कि उसमें आवेश है तो सही पर वो उदासीन है, तो इसमें क्या करते हैं हम चालन द्वारा आवेशन में, मतलब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ चालन तार द्वारा जोड़ देते हैं। ये हमारा चालन तार है, मतलब ठीक है ना। चालन तार क्या होता है, चालक क्या होता है हमारा, जैसे एक होता है चालक और एक होता है अचालक। चालक क्या होता है, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और अचालक होता है हमने जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारा मार्कर है, ये अचालक है, इसमें हमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और जैसे हमारी लाइट वगैरह है, और जैसे फॉर एग्जांपल लोहा ही मान लो, लोहा उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, वो चालक होता है, और वो ये जो हमारा मार्कर, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, ये जो होती है, ये सब हमारी अचालक होती है। तो ऐसे ही चालक तार है, मतलब इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो क्या होता है, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। क्यों, अब तुमने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारी छतों पर टंकी रखी रहती है, उनमें जो पानी होता है तो वो एक स्तर के अंतर के कारण बहता है। वैसे ही सेम, जैसे कि जितना टंकी हमारी ऊपर रखी हुई उतना ही पानी हमारा तेज नीचे आएगा, वैसे ही इसमें है ये भरा पड़ा है हमारा, पूरा पूरा भर रहा है, और ये हमारा बिल्कुल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, उच्च उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ये प्रवाह कब तक चलेगा, ये प्रवाह तब तक चलेगा जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए। अब विभव विभवांतर ये अगला चैप्टर उसमें हम क्लियर करेंगे, बट तुम अभी इतना ही समझ लो कि इसका जो प्रक्रम होता है ये तब तक चलता है तब तक कि उसका विभव, दोनों का विभव बराबर ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक चलता है। तो ये तब तक चलेगा जैसे कि अब ये है पूरा भर रहा है इसमें, अब ये इसमें से इतना हो जाएगा, स्तर बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ दिखता थोड़ी ना है हमें आवेश, इतना आधा आधा हो जाएगा। जैसे कि फोन की बैटरियां जो होती हैं हमारी, उसमें 100% होता है। अब 100% हमने एक बैटरी ली, एग्जांपल लो, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी दूसरी बैटरी हो गई, ये हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, और ये हमारी बैटरी चार्ज है, ठीक है ना। तो हमने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, कब तक जाएंगे, ये नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसमें खो जाएंगे, नहीं, वो ऐसा होगा कि जैसे ये बैटरी 100% है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके ग्रेड जा रहे हैं, इसमें कब तक जाएंगे, जब तक कि 50% ना चार्ज हो जाएगी, जब तक जाएंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट, अगर ये भी हमने किसी और से दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्जर होता है ना, वो हमारा लगातार चार्जिंग देता है बोर्ड में, तब वो फुल करता है क्योंकि वो और ज्यादा वो ला रहा है, इसमें बराबर है, कुछ नहीं है इसमें, बराबर है। तो यहाँ ना कोई आ रहा है ना कोई, पहले से स्टोर है चार्ज इतना, जैसे कि बैटरी कर लेती है 100%, सेम वैसे ही इसको हमने इतना करा, तो इसका भी 50 हो गया, उसका भी 50 हो गया, मतलब विभव इसका बराबर हो गया, विभवांतर इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही है इसमें चालन द्वारा आवेशन में ऐसे ही होता है। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और बढ़िया समझ में आएगा तब। तो डेफिनेशन लिख चुकी है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु को, मतलब ये हमारी आवेशित वस्तु है, अभी रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए है, वैसे ही मान के चलो ये हमारी आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। चलो डेफिनेशन देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक अनावेशित वस्तु को, हाँ, ये हमारी अनावेशित वस्तु को और ये आवेशित वस्तु के साथ, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ चालन तार द्वारा, मतलब चालन तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात आवेशित वस्तु से, मतलब ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मतलब इसमें से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और ये प्रवाह कब तक चलता है,
आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव एक समान नहीं हो जाए। मैंने बताया था ना, बैटरी का एग्जांपल, एक 50% है, सॉरी 100% है, और एक बैटरी को उससे एक मतलब एक खाली बैटरी से जोड़ दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक उनका विभव बराबर ना हो जाए। विभव का मतलब तुम समझ सकते हो, वोल्ट होता है। उसमें 100% है तो उसमें 50 रह जाएगी, उसमें 50 हो जाएगी, आधी आधी समान हो जाएगी, मतलब बराबर बराबर और हो जाए, और विभवांतर शून्य हो जाएगा। विभवांतर उसका शून्य हो जाएगा, तभी तो वो बराबर होगी जब विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे तुम समझ सकते हो, जैसे कि पानी की टंकी होती है, वो चलती है तो क्या होता है, पानी चलता है। पानी चलता है तो क्या होता है, विभव विभव भी चलता है। और जब टंकी खाली हो जाएगी पूरी तो शून्य हो जाएगा, जब वो पूरी खाली होगी ना तब। ऐसे ही फिर अगली हमारी डेफिनेशन समझ गए ना इसको, कुछ नहीं इसमें। देखो, अनावेशित वस्तुओं में, सॉरी शुरू में थोड़ा आवेशित बोल रहा था तो मुझे पता नहीं था। चालन तो आज शुरू है यार, कुछ भी थोड़ा बहुत हो भी जाए तो देख लेना। चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ चालन तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात तुरंत आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेश का प्रवाह तब तक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक जाते हैं जब तक कि उन दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलो अगली हेडिंग देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग तो होती घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंडली चालन द्वारा आवेशन। इसमें एक और हेडिंग रहेगी हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा। क्या हो करते हैं हम, माना ये हमारी कोई आवेशित वस्तु है और ये हमारी कोई अनावेशित वस्तु है, ठीक है। इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के छुए बिना, इससे दूर इस पे मतलब आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क मतलब ना इससे टच करें ना कुछ, इनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उससे पहले क्या था, चालन द्वारा आवेशन में हमने पढ़ा था ना, जैसे कि उसका हम एक तार द्वारा जोड़ देते थे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाते थे। बट इसमें क्या है, ना कोई हमें तार लगाना है ना कुछ लगाना है। सिंपली ये हमारा अनावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है, तो इसके संपर्क में लाए बिना मतलब दूर रहना चाहिए। इतना भी नजदीक नहीं, बट थोड़ा, इतना भी थोड़ा बहुत क्या यार, इतना भी नजदीक हो तब भी आवेश अगर लाओ तो कैसे ला सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम बताएंगे आपको। चलिए, मान लीजिए ये हमारी सबसे उदासीन लिखते हैं, आवेशित। ये हमारी आवेशित है और ये उदासीन है। मतलब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, इसी प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और मैं समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर द्वारा बताया जाएगा। डेफिनेशन आपके सामने है। प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन वही है, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, मतलब मैंने बताया था एक ये आवेशित वस्तु है या फिर ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, कनेक्शन किए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में कुछ नहीं आया हुआ, देखो मैं बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं नंबर एक क्या लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं। ये स्टैंड पता है कौन सा है,
उदासीन मतलब अचालक, जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, अचालक स्टैंड है, स्टैंड, ठीक है, अचालक स्टैंड है। अब इसके ऊपर हम एक उदासीन गोला रखेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है, जितना धन होता है उतना ही माइनस होता है, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, इसी वजह से वो उदासीन होता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। उदासीन स्टैंड ही क्यों लिया हमने? उदासीन स्टैंड इसलिए लिया है, जब इसमें आवेश देंगे तो इसमें ना आए और वो धरती में ना आ जाए, इस वजह से हमने अचालक स्टैंड लिया है। फर्स्ट कंडीशन हमें ये लेनी है। और सेकंड कंडीशन में क्या करना है, ये स्टैंड लेना है, ये उदासीन गोला रखना है इस पे, ठीक है। पेड़ वेड़ ना है, ये पेड़ वेड़ समझ नहीं लगो, ये गोला है एक और ये स्टैंड है। फिर क्या करते हैं, हम एक धनावेशित क्षण ले आते हैं, मतलब इसके पास लेके आते हैं हम धनावेशित क्षण, जिसमें प्लस प्लस है खाली। तो ये प्लस प्लस क्या काम करता है, पहले उससे पहले क्या था, जैसे ये माइनस माइनस प्लस माइनस कहीं भी अंश संट कहीं भी रहते हैं, और जब इसको हम इसके पास लेके आ जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, मतलब खींचता है, आकर्षण होता है इनके मध्य। तो वो माइनस जो इस पे था उदासीन पे, वो माइनस इधर आ जाएगा, और ये जो है वो किसके कारण आ रहा है, वो इसको हम स्पर्श नहीं कर रहे, इसको थोड़ी दूर है ये, इससे छूने की नहीं है, जिसके कारण वो इधर से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए और ये ऐसे ही रहेंगे और ये एक साइड में हो गए, ठीक है ना। इतना हो गया। फिर हम थर्ड कंडीशन आती है इसकी, थर्ड कंडीशन ये आती है, ये गोला होता है उदासीन जो हमने ले रखा है, जिसपे ये आ रहा है, ये हमारी ये क्षण थी, तो ये हमारा स्टैंड था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें इस पे आवेश उत्पन्न करना है, कौन सा, एक ही आवेश, या तो वो धनावेशित हो या फिर ऋणावेशित हो। तो हम पे क्या करेंगे, हमने जब यहाँ इस क्षण को लेके आए ना, धनावेशित क्षण को लेके आए, तो इस पे ऋणावेश होगा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, तीसरी कंडीशन हम ये लेते हैं, तुमने सुना होगा अर्थिंग, अर्थिंग होती है ना, पहले घरों में होती थी, अब नहीं होती। तो अब क्या, इसको हम भूसंपर्कित कर देंगे यहाँ से, ये जमीन से भूसंपर्कित कर दिया, मतलब ये जमीन में एक तार लिया हमने, इसको यहाँ लगाया और इसको यहाँ कर दिया, और ये क्षण वहीं की वहीं है, इसको हमने यहाँ कर दिया। ये क्या काम करेंगे, ये जो पॉजिटिव है ना, वो सारा जमीन में चले जाएगा। पृथ्वी पे क्या होता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसलिए अर्थिंग कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो ये नहीं करते कि वो यहाँ से और आ जाएंगे, वो क्या करते हैं, जितने यहाँ धनावेश है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे, कि वो इनको नष्ट कर देंगे और वो आराम से गोले पे क्या रह जाएगा सिर्फ रह जाएगा ये ऋणावेश। तो फोर्थ कंडीशन ले लेते हैं, चलो। फोर्थ कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये गोला लिया, इस पे क्या था हमारा, यही रह गया था पहला, सॉरी 4 थे ना, हाँ 4 थे, तो इस पे माइनस था, ये हमारा स्टैंड था, ये हमारी क्षण थी, तो ये हमारा वो संपर्कित था, जिसने हमें ये इलेक्ट्रॉनों, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको नष्ट कर दिया। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, चौथी कंडीशन में इसको काट देंगे, इसको काट देंगे यहाँ से, पहले इसको काटना है, उसके बाद इसको हटाएंगे। ऐसे नहीं, एक गलती नहीं करनी है इसमें, सबसे पहले ये नहीं हटाएंगे, सबसे पहले भूसंपर्कित कटेंगे। उससे क्या होगा, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो हमें इसने अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रखे थे, मतलब खींच रखे थे, वो सारे इसको हटाएंगे पहले, तो वो सारे फिर दोबारा से जमीन में ही चले जाएंगे, उस पर कुछ नहीं रहेगा, फिर वो पहले की तरह ही कंडीशन बन जाएगी जो हमारी फर्स्ट
सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं, उसके बाद हम फिर इसको हटा देते हैं, किसको, क्षण को हटा देते हैं। तो हमारा पांचवी कंडीशन में हमारा जो गोला होता है, मतलब जो भी वस्तु होती है हमारी, यार फर्स्ट दिन है, कुछ ही हो रहा है मेरे से, आप एडजस्ट कर लेना जो भी हो। तो इस पे हमारा माइनस माइनस आ जाएगा और वो हमारी वस्तु आवेशित हो जाएगी, ठीक है ना। चलो एक बार और समझाते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, ये तो थी हमारी, ये अनावेशित वस्तु थी और ये आवेशित वस्तु थी, ठीक है ना। उसके संपर्क में लाए बिना, हम उसके संपर्क में छुआ तो नहीं था उसे, बस थोड़ी दूरी रखा था, उसके संपर्क में लाए बिना उसको, उस पर आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, मतलब उस पर विपरीत प्रकृति का आवेशन कह रहा था ना, तो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे हमें आवेश कौन सा मिला, नेगेटिव। क्यों मिला, अगर यहाँ में माइनस होता तो हमें पॉजिटिव मिलता, समझ रहे हो ना। हाँ, तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो आवेश की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। सिंपल, ये इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है भाई, पूरे नंबर मिलेंगे, दिक्कत ना है कोई भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तुम अच्छी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ही करें, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है और बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। तो आप सपोर्ट करिए बस मुझे, और अगर इसमें भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा उसका। चलिए, और हाँ एक और बात, एक दिन फिजिक्स की वीडियो आएगी और एक दिन केमिस्ट्री की, ठीक है ना। आज ये चला है, कल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही फर्स्ट वीडियो आएगा, आज ये एक दिन केमिस्ट्री का वीडियो, एक दिन फिजिक्स का वीडियो, उसी वाइज चलते रहेंगे। ज़्यादा कुछ अगड़म चगड़म पढ़ने की जरूरत है ना, जो भी ये पढ़ रहा है उतना ही याद कर लो यार, कुछ नहीं है, चैप्टर देखना, कुछ ही दिन में खत्म करवा दूंगा, कुछ नहीं है, जितना है उतना ही कर लेना, पूरा चैप्टर है, बस ये थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेगा, अपनी भाषा में लिखा है, किताबी भाषा को कोई इसमें वो नहीं है यूज बिल्कुल भी, और ना ही किताबी भाषा में यूज होती है, सिंपल बेतरीके से समझाया है, अगर समझ में भी आया तो इसको और मेरा चैनल है सौरभ स्टडी मटेरियल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बस सबसे ज़्यादा, और शेयर करें बस। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।